नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन साइंस के यहाँ से जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो यह कहते हैं टायरेनोसॉरस रेक्स को कहते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे कि टायरेनोसॉरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई 12.8 मीटर यानी कि बोलें तो 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। तो इस तरह आपको याद रखना है। यहाँ से एनटीपीसी 2000 क्वेश्चन 2016 में यहाँ से पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जो मनुष्यों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है होमो सैपियंस। तो इसका अर्थ क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही होता है वाइज होमोनिड। तो होमिनिड ये याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हो जाएंगे पॉइंट, आप देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। तो यहाँ से ये याद रखना कि ज्ञानी मानव वाइज होमिनिड है। होमो सैपियंस में प्रथम शब्द होमो वंश को तथा सैपियंस जात को प्रदर्शित करता है और मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है। तो यह आपको अर्थ याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ये हो जाएगा बुद्धिमान आदमी। तो पिछले क्वेश्चन में किस तरह के ऑप्शन थे और यहाँ पे किस तरह के ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2016 में रिपीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह हो जाएगा होमो सैपियंस। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो यहाँ पे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह थे आपके क्रो मैग्नन। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स को क्रो मैग्नान मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50,000 वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई। क्रो मैग्नान मानव की अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे और आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव यानी होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिलिस मानते हैं। तो यह आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है। तो यह आपके प्राकृतिक चयन के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना है कि प्राकृतिक चयन के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे।
जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण या कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बताना कि क्या विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो यही आपके चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं और विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूलित होते हैं और अनुकूलन क्षमता वंशागत होती है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह आपके चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने इसका सिद्धांत यानी विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा था। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह सेम क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था ग्रुप डी में, और यही क्वेश्चन पिछले 2016 में ग्रुप डी से पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेलवे अपने क्वेश्चन रिपीट जरूर करती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। तो यह आपको बुक याद रखनी है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, और यह बुक जो है इनकी चार्ल्स डार्विन की, इसको आप स्टार डाल के कहीं लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था या सिद्धांत दिया था। तो यह वैज्ञानिक थे आपके चार्ल्स डार्विन। तो यही हो जाएंगे ऑप्शन डी आप इसका करेक्ट हो जाएगा। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यह सिद्धांत आपका दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो यह याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखें नए ज़माने के बंदर, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया चूँकि हम पे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मानव के एंथ्रोपॉइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश थे, जिसमें पहला हो जाएगा आपका बंदर वंश। तो आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें नई दुनिया या दक्षिण मध्य अमेरिका के बंदर व पुरानी दुनिया के आदि बंदर कहा गया। सेकंड आपका हो जाएगा कपी वंश। यह आपके ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपी व मानव की वंश शाखा 3 करोड़ पूर्व वर्ष बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें आदि कपी कहा जाता है। और आपका थर्ड आपका हो जाएगा मानव वंश। तो मानव वंश ये आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना था। तो यही आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2015 में
जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज, राइजिंग स्टार केद सिस्टम और क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनोलेडी चैबर में की गई थी। तो यहाँ पे किस जीनस की खोज की गई थी? यह आपके की गई थी होमो नलेडी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज, राइजिंग स्टार केद सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनोलेडी चैबर में यह की गई थी इसकी खोज। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो यह आपके हो जाएगी होमो नलेडी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ से कि टैकीग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? तो इन चार ऑप्शन में बताना यह है किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो टैकीग्लोसस यह आपके सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो टैकीग्लोसस इसे हम लोग कहते हैं एकिडना सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो कि अंडे देते हैं। इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है कि जो स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं तो उन्हें हम लोग कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए एक डक बिल्ड प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे वाल, स्तन ग्रंथियां और डायाफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग और अंडे में खोल के साथ अंडा देते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो उत्परिवर्तन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना था। तो इस तरह ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लाखों वर्षों में आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे बताना है क्या आ जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा क्रमागति उन्नति। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक उत्परिवर्तनों का अनुक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका वर्णन किया था। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका हिंदी में हो जाएगा कि प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये पुस्तक पढ़ी थी, ये किसकी थी? चार्ल्स डार्विन की। तो यह हो जाएगी डार्विन की। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। तो विकास का सिद्धांत हमने अभी पीछे पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में। तो यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो विकासवाद का सिद्धांत यह डार्विन ने दिया था। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 ईस्वी में क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। डार्विन के अनुसार अभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय संघ का संघर्ष करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको कहीं नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे बताना ये कौन से हो जाएंगे। तो प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक, यह आपके हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो यह किसने दिया था। तो यह भी डार्विन ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। तो डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैव अणुओं से विकसित हुआ है। तो यह सिद्धांत आपका दिया था हॉल्डेन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो हॉल्डेन ने जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो यह हॉल्डेन ने यह सिद्धांत दिया था। तो हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विकासवादी संबंधों की प्रमाण प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताना है आपको, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया इसमें क्या बनना है। तो इसमें आपका हो जाएगा जीवाश्म। तो जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी समय यानी प्राचीन काल में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों, पौधे हो जाएंगे और जंतु हो जाएंगे, के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है कि जीवाश्म का अध्ययन तो यह कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक हैं। तो ये पॉइंट आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था। तो इसमें आपको बताना है इन चार ऑप्शन में क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा H2S और CH4 और NH3। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो इसका मिश्रण यह शामिल था। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुई। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसें आदि को
आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, महासागरों की रचना कैसे हुई। तो इसको ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना कि प्रारंभिक पृथ्वी का, तो यानी स्टार्ट में आपको बताना है कि पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से कैसे बना था। तो यह अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा यह बना था। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरना है आपको बताना है, यानी कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवाश्म उत्पन्न हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी और हाइड्रोजन भी थी, लेकिन आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें नहीं पूछी गई है तो ये ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर जीवाश्म उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके साइंस के। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग डेली 25 क्वेश्चन धीरे धीरे यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो अपने दोस्तों यार दोस्तों में इसको शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।